प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं मनमोहन सनोडिया बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम MPPSC 2020 प्री कम मेंस क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, व्यवस्थित तरीके से होगी। निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लगभग आपको पूरा कोर्स जो है सितंबर टू अक्टूबर तक कवर करवाऊंगा, विथ नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए हम यूनिट नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। साथ में इंडियन पॉलिटी के मैं MCQs भी बीच में लेकर आऊँगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होंगी साप्ताहिक, और मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बार की जो नया सिलेबस है उसमें MPPSC का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का लगभग 3 यूनिट उसमें कवर की गई है। इसलिए तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं यूनिट 10 का। इसमें मैं प्री कम मेंस जो है कवर किया हूँ। तो भारत का निर्वाचन आयोग, इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में दिया गया है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व संविधिक संस्थाएं। ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इनका गठन कैसे होता है, इनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, क्या इनकी शक्तियों पर कंट्रोल किया गया है, इन सब प्रश्न, इनका वर्तमान 21वीं सदी में क्या महत्व है, क्या वर्तमान परिवेश में इनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है या और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है, इन सब प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि जो हमारी संविधिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जो हमारी क्या है संविधिक संस्थाएं हैं। देखिए, संवैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जो संविधान के तहत गठित होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा तथा अन्य निकाय जैसे हमारी MPPSC हो गई, अन्य भी जो है, ये सभी निकाय संवैधानिक निकाय है, क्योंकि वे भारत के संविधान के गुण के तहत स्थापित किए गए हैं। और संविधिक संस्थाएं क्या होती है? संविधिक निकाय वह होते हैं जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधानसभा द्वारा गठित होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग हो गया, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग हो गया। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, NDC हो गया। हमारे यहाँ लोकपाल हो गया, लोक आयुक्त जैसी संस्थाएं होंगी। तो ये संविधिक संस्थाएं हैं ना, और जो जिनका गठन संविधान के तहत होता है, संवैधानिक गुण के तहत होता है, वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। चलिए, ये सामान्य सी बातें थी, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्री में प्रश्न निकलता है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, कौन सी नहीं है, तो उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, पहला हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में हम यदि बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वतंत्र स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है। प्री में ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे, मेंस में भी निकलते हैं, मैं मेंस को भी क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। ये हमारे देश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनावों का संचालन करता है, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, 25 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम, क्योंकि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो 25 जनवरी को प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे शिव कुमार सेन। चलिए, संविधान के भाग 15 में
इसका प्रावधान है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। चलिए यहाँ पर आप देखोगे कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की संरचना क्या होगी, उसका गठन कैसे होगा, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होंगे, उनके कार्य दायित्व क्या होंगे, उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, उनके वेतन एवं भत्ते क्या होंगे, इन सब चीज़ों का इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन का। चलिए हम महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। तो देखिए हम यदि महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 324 चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, मतलब चुनाव आयोग के गठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला है 325 आर्टिकल 325 धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। अब आपको जो है जैसे कि इस बार एमपीपीएससी 2019 में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी अंदर गहराई से पूछे जा रहे हैं, तो हमको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी तक हम ये पढ़ लेते थे कि सीएजी का प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 148 में, लेकिन इस बार आपने देखा होगा क्या पूछ लिया, सीएजी के दायित्व, फिर जो नगरीय निकायों के चुनाव। तो इस तरीके से इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखो। तो आर्टिकल 325 हो गया। आर्टिकल 326 इसमें क्या प्रावधान है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन किस आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसमें, आर्टिकल 326 में। ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने, मतलब 327 में संसद को दी गई है और 328 में किसको दी गई है, राज्य विधानमंडल को दी गई है। 329 में चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, ठीक है। तो ये जो है हमारे आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, उसके प्रत्येक पहलू को यहाँ पर एलेबोरेट किया गया। चलिए अगला था, अब देखते हैं हम निर्वाचन आयोग की संरचना। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसको क्या बना दिया गया, त्रिसदस्यीय बना गया। पहले एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता था, अब कितने सदस्यीय होंगे, त्रिसदस्यीय होंगे, एक मुख्य होगा और 2 अन्य होंगे। चलिए इसके कुछ समय बाद के लिए इसे पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया, लेकिन 1 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखोगे, 1 अक्टूबर 1993 को इसको पुनः कितना, त्रिसदस्यीय बना दिया गया है। और अभी जो आयोग है ये त्रिसदस्यीय है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसको हम सहायक चुनाव आयुक्त भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। अभी हमारे प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, शिव कुमार सेन। कौन, शिव कुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्र। ये अभी हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इनमें सहायक का 62 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं वही मुख्य चुनाव आयुक्त भी हो जाते हैं। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, प्राय यही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए
जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये IAS रैंक के होते हैं, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करता है, इनको शपथ भी दिलाता है। ठीक है, नियुक्ति भी करता है और शपथ भी दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। इनको हटाया कैसे जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, CAG, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, इन सबको जो हटाया जाता है जब ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं कर रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, असक्षम हो, इसके आधार पर इनको हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाता है। इनके निष्कासन के लिए 2/3 सदस्य कैसे? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 50% मतदान होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 20 सदस्य उपस्थित हो गए सदन में और 20 सदस्य ने ही क्या काम किया? प्रस्ताव पारित कर दिया, इनको हटा दिया। नहीं, ये कभी कभी क्या हो सकता है कि संसद अपने या कुछ राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ 50% की बात की गई है कि भैया जैसे सदन में 543 वो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के 250 होते हैं, उनका कम से कम 50%, और वो भी कैसे? 2/3 विशेष बहुमत से उपस्थित व मतदान करने वाले। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द, ध्यान रखिएगा, महाभियोग शब्द का संविधान में इनको हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना CAG के लिए, ना ही निर्वाचन आयोग के लिए, ना ही UPSC के अध्यक्ष के लिए। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 61 में केवल किसके लिए यूज हुआ है? राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। हम साधारण रूप से ही कह देते हैं महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, नहीं, महाभियोग के समान प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया होगी? महाभियोग के समान प्रक्रिया होगी। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, हमारी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में, चाहे निर्वाचन नामावली की बात हो, नामांकन की बात हो, चुनाव करवाने की बात हो, ये सब काम वही करता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि पंचायतों के जो चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव है, वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, बल्कि कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। चलिए अगला है, यह निर्वाचक नामावली, मतलब जो वोटर लिस्ट होती है, पहचान पत्र होते हैं, ये तैयार करता है। समय समय पर ये इसको अपडेट भी करता है। यह राजनीतिक दल क्या है, कभी कभी इसका दुरुपयोग ना करें, चुनाव में अव्यवस्था ना हो, क्योंकि एक सशक्त समृद्ध लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जनता द्वारा चुनी हुई जो है सरकार आए। तो इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, जन सहभागिता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो आचार संहिता जारी करना, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना जो है चुनाव को प्रभावित ना कर सके। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है। ठीक है, फिर साथ ही उन जो राजनीतिक दल हैं उनको क्या करता है? चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। जैसे कमल, कांग्रेस का पंजा, हाथी, ठीक है, साइकिल, ये जो लालटेन, ये जो चुनाव चिन्ह है, यही प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है, यह सभी राजनीतिक दलों के प्रति क्या काम करता है? चुनाव अभियान में खर्च की सीमा निर्धारित करता है। क्या होता है, कई बार पहले आपने देखा होगा, नोट फॉर वोट,
कई बार राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, चुनाव में जीतने के लिए अधिक से अधिक धन बल का प्रयोग करते हैं। तो निर्वाचन आयोग इन सब चीज़ों पर क्या रखता है, नज़र रखता है। और आपको पता होगा कि ये कर दिया है कि अब लोकसभा के चुनाव में कोई भी व्यक्ति 70 लाख से अधिक रुपए खर्च नहीं कर सकेगा। उनकी जो भी खर्च करेगा उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या कर दिया है निर्वाचन आयोग है, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 40 लाख रुपए की सीमा निर्धारित कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से जो शराब की दुकानें होती हैं वो 48 घंटे पूर्व जो है निर्वाचन होने के 48 घंटे पूर्व पूर्णतः बंद कर दी जाती है। उनकी सैटेलाइट के द्वारा पूरी नज़र रखी जा रही है। जो हमारे वाहन होते हैं, निर्वाचन वाहन होते हैं, उन सब पर नज़र रखी जाती है। राजनीतिक दलों को मान्यता, संसद विधायक की अयोग्यता, मतलब दल बदल को छोड़कर जो है ये राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं संसद विधायक की अयोग्यता के संबंध में। गलत निर्वाचन उपायों को उपयोग करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, कोई भी जानकारी गलत देता है नामांकन के समय, या फिर गलत तरीके से चुनाव जीतता है और बाद में जानकारी मिलती है, तो उस व्यक्ति को, उस राजनेता को क्या किया जा सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। किसके पास ये अधिकार है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इतने, खासकर भारत जैसे देशों में, इतने बड़े देशों में जो है स्वच्छ पारदर्शी तरीके से निर्वाचन करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जैसे कि मेंस में क्वेश्चन बनते हैं उसी को ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर मैंने नोट्स भी तैयार किया है। ये आपको प्री में भी मदद करेंगे और मेंस में तो 100% आपको मदद करेंगे। आपको कहीं पे भी पूरे लेटेस्ट अपडेट नोट्स होंगे। चलिए, ये हमारे निर्वाचन आयोग के कार्य थे। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? तो आयोग के समक्ष चुनाव में धन और बाहुबल के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने की एक बड़ी चुनौती है। प्राय आपने देखा होगा मीडिया, समाचार पत्रों पर ये आती है कि कहीं पर शराब बांटी जा रही है, कहीं पर पैसे बांटे जा रहे हैं, कहीं पर किसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये निर्वाचन आयोग के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ऐसे बढ़ते धन और बाहुबल के प्रभाव को कैसे रोके, कैसे अंकुश लगाए। दूसरी बड़ी चुनौती है, आपको मेंस में जैसे ही पूछा जाता है 3 नंबर के लिए, आपको यही पॉइंट लिखना है। ये 6 नंबर के लिए भी होंगे, 5 नंबर अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2019 की मुख्य परीक्षा में भी ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने चुनावी धांधलियों को रोकने की कड़ी चुनौती है। आपको पता होगा कि निर्वाचन आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि कई बार लोग जो है हमारी जो ईवीएम मशीन है, वोटिंग मशीन है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि मशीन हैक हो गई, हम वोट तो बीजेपी में डाल रहे हैं पर कांग्रेस में जा रहा है, या कांग्रेस में डाल रहे हैं वोट लेकिन वो बीजेपी को जा रहा है। तो इस तरीके से, तो आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कहा था कि अगर किसी प्रकार से मशीन हैक होती है तो आप लोग आइए, सभी राजनीतिक दलों को कहा, और हमारी मशीन को हैक करके दिखाइए। और इस बार आपको पता होगा कि निर्वाचन आयोग ने सावधानी बरता और 2019 के जो निर्वाचन हुए हैं लोकसभा के, वो बैलेट पेपर पर हुए हैं कि भैया अगर कभी भी हमको डाउट होता है तो बैलेट पेपर के आधार पर जांच हो सकती है। चुनाव में जो धांधलियां होती थी, ये सब चीज़ कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक दल आचार संहिता का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। निर्वाचन आयोग के बार बार कहने पर भी विज्ञापन करते हैं। तो इस तरीके से जो है, जैसे आपने देखा होगा भोपाल में प्रज्ञा साध्वी और भी बहुत सारे लोगों ने निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन किया था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना ही निर्वाचन आयोग का एकमात्र लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना।
वो भी कैसे राष्ट्र में? भारत जैसे राष्ट्र में, दुनिया का दूसरा बड़ा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहाँ पर जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के समक्ष। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध लोकतंत्र जो है स्थापित कर सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग बड़ी भूमिका निभाता है। अपराधियों का राजनीतिकरण, आपने देखा होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे संसद में 543 जैसे सांसद है, तो इसमें 43% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, रेप और कई प्रकार के केस ऐसे न्यायालय में चल रहे हैं, और वो क्या है? सांसद है। तो अपराधियों का क्या हो गया है? राजनीतिकरण हो गया है, उनको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे राजनीति में नैतिक मूल्यों की कमी, आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे राजनीति में नैतिक मूल्यों की क्या होते जा रही है? कमी होते जा रही है, गिरावट आते जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या निर्मित हो रही है। हमको पता ही नहीं चलता है कि ये नेशनल लेवल का नेता है। छोटी छोटी बातें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोविड-19 चल रहा है हमारे देश में। एक तरफ क्या है कि एक छोटा वर्ग है, मजदूर वर्ग, जो देश की आधारशिला है, वो मजदूर वर्ग दर दर भटक रहा है। 2 वक्त की लॉकडाउन की वजह से 2 वक्त की ना तो उनको रोटी मिल पा रही है, ना रोजगार मिल पा रहा है। अपने परिवार बच्चों को लेकर हजार हजार किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। हम इनकी जन समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किस पर बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, वहाँ पर तो फलानी सरकार है, अमकी सरकार है। इन मुद्दों पर हम ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि ऐसे मुद्दों से ऊपर उठकर हमको काम करना है, मानवता के लिए काम करना है। और यदि हम मानवता के लिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक मूल्यों को ऊपर ले जा सकते हैं। जब भारत में जातिवाद, अगर कोई भी काम, अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे ही कोविड-19 कोरोना संक्रमित पाए गए, हमने इस्लाम को दोष दे दिया, हमने अन्य लोगों को दोष दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको दोष नहीं देना है, बल्कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, आगे इन समस्या आगे और भयानक ना हो, इसको कैसे रोका जा सके, इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। समस्त राजनीतिक दलों को एक होकर एकजुटता के साथ इस गंभीर समस्या से निपटने का समाधान ढूंढना चाहिए। चाहे हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी को आम सहमति के साथ काम करना चाहिए। सांप्रदायिकता, ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी चुनौतियां हैं किसके समक्ष? निर्वाचन आयोग के समक्ष। चलिए, अब अगला प्रश्न आता है कि चुनाव सुधार, ठीक है, किस पर? चुनाव सुधार पर। तो एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ये पृष्ठभूमि ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। जो सबसे अच्छे नागरिक हैं उनको जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है। 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, आर्थिक पैकेज। इससे निश्चित रूप से, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लीडरशिप है। इन्होंने देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं, एक नई पहचान दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम लोकल ब्रांड की बात कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि लोकल नेता भी राजनीति में आए, क्योंकि वो वहाँ के परिवेश को बेहतर तरीके से, ज़मीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवार की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट पर चुनाव जीतते हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में मतदाताओं को उम्मीदवार को चुनने का या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि हमको रिकॉल पावर भी होनी चाहिए। जिस जनप्रति को हमने चुना है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी होना चाहिए। जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करें।
है ना। इससे क्या होगा, राजनीतिक दल अच्छे उम्मीदवार को उतारेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा एमपी में अभी राजनीतिक उठापटक इस तरीके से चली, एक तरफ कोविड-19 चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बेंगलोर में बैठे हुए हैं। तो ये जो राजनीति है बेपैंदी का लोटे वाली, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता इतने विश्वास के साथ आपको जिम्मेदारी सौंपती हो और आप उनके विश्वास पर खरे नहीं उतर पाते हो अपने लालच के लिए। चलिए, सरकार, न्यायालय और चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रयास। चलिए, चुनाव सुधार एवं समितियां, हमारे यहाँ कई प्रकार की चुनाव सुधार के लिए कई प्रकार की समय पर समितियां गठित हुई है। प्री में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, इसका संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। बोहरा समिति, राजनीति के अपराधीकरण से। इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी चुनाव के राज्य वित्त पोषण से। देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड है? चुनाव सुधार से। बोहरा समिति राजनीति के अपराधीकरण से। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव के राज्य वित्त पोषण से। एम.एन. वेंकट चलैया समिति, विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट। वीरप्पा मोइली, शासन में नैतिकता पर। ए.पी. शाह समिति, विधि आयोग को रिपोर्ट पर बनी है ये। हालांकि सरकार ने इन समिति की सिफारिश को केवल आंशिक रूप से स्वीकार करना, मतलब ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतदान की आयु में कमी हुई है, आपने देखा होगा पहले क्या होता था। अब देखिए, सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो ये प्रश्न यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी बनता है और प्री में भी ये फैक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या क्या सुधार हुए, तो ये समितियां तो गठित हुई। पहली क्या हुई, मतदाता की आयु में कमी की गई। पहले मतदाता की आयु कितनी होती थी? 21 वर्ष, इसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये कब हुई? प्री का क्वेश्चन। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। पहला ये निर्वाचन आयोग में सुधार हुआ। दूसरा है ईवीएम का प्रचलन। पहले क्या होता था आपको पता होगा, हम एक पेपर में देते थे, सील लगाते थे, कई हमारी वोट क्या हो जाती थी? अवैध हो जाती थी, कई बार पेटी की पेटी चोरी हो जाती थी। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको पता होगा अब ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा। और अब तो हमने एक कदम और बढ़े और 2019 के चुनाव में वीवीपैट, मतलब जो बैलेट पेपर पर आधारित जो है, हमने चुनाव करवाए। तो इससे क्या हुआ, इसका मुख्य काम क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना। मतलब इससे हमारी निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और निष्पक्ष हुई है। इस बार हमने क्या किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये मेंस में भी पूछा जाता है। पिंक बूथ। पिंक बूथ क्या होता है? देखिए, आपने शायद देखा होगा कहीं कहीं पे चुनाव आयोग ने 2018 में सुधारों के तहत एक नवीन प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य था महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में क्या करना? मतदान के लिए प्रेरित करना। इन पोलिंग बूथों पर क्या हुआ, सभी कर्मचारी जो होते थे वो पूरी की पूरी महिलाएं, ठीक है, चाहे वहाँ का पीठासीन अधिकारी हो, मतदान अधिकारी हो, यह सभी महिलाएं यहाँ पे, सुरक्षा कर्मी भी यहाँ की कौन थी? महिला थी। इन मतदान केंद्रों को गुलाबी रंगों से सजाया गया था और कर्मचारियों को भी गुलाबी ड्रेस दी गई थी। इन बूथों का इस्तेमाल कई चुनाव में सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। तो ये पिंक बूथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस बार के चुनाव में ये काफ़ी अच्छा था, ताकि महिला मतदाताओं को जो है प्रोत्साहित किया जा सके। अगला है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। पहले क्या होता था, एग्जिट पोल पहले ही अनुमान लगा लेते थे चुनाव के पहले ही कि भैया कौन सी राजनीतिक दल जीतेगा, कौन सा नहीं जीतेगा। कई बार जो है कुछ लालचवश कुछ राजनीतिक दल कुछ मीडिया कर्मी क्या काम करते थे, जो पार्टी नहीं जीतने वाली है उसका भी नाम बता देते थे, तो मतदाता उससे प्रभावित होता था। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनावी खर्च पर प्रतिबंध लगा दिया है, कितना खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है।
फिर अगला है, लोकसभा सीट के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी कर दी गई है? 70 लाख। छोटे राज्यों के लिए 28 लाख, जैसे असम, मेघालय। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान क्या हुआ है इस बार? पोस्टल बैलेट मतदान कर दिया गया है। जागरूकता और प्रसार, आपको पता होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हमने नोटा का विकल्प दे दिया है। 2013 से नोटा का विकल्प दे दिया है। अगर आपको जो भी उम्मीदवार वहाँ पर खड़े हैं, अगर हमको एक भी पसंद नहीं है तो हम उनमें से किसी भी मतलब नॉन ऑफ एवोव का जो है वो कर सकते हैं कि हमको किसी भी मतदाता मतलब कोई भी जो उम्मीदवार है वो पसंद नहीं है। तो ये काफ़ी चुनाव में समय समय पर सुधार होते रहे हैं। जीपीएस का उपयोग किया जा रहा है। आपको पता होगा जो गाड़ियाँ मतदान पेटी लेकर आती हैं तो वो सब उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है। साथ में ही क्या काम किया जाता है, हर घंटे पर डेटा देना होता है, कितनी वोटिंग हुई, कितने मतदान हुए, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको देना पड़ता है। तो समय के अनुरूप क्या हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में मतलब काफ़ी सुधार आया है। अब लोकतंत्र भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। मतलब ये चुनाव ये सब क्यों किया जा रहा है कि भैया हम भ्रष्टाचार मुक्त, जो राजनीतिक अपराधीकरण है उन सबको रोक सकें, विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें, निष्पक्ष व पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हो सके। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे अभी एमपीपीएससी में एक प्रश्न आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग की कोई 3 कमियां बतलाइए, कोई 2 कमियां बतलाइए। तो कई बार हमको ये पता चलता है क्या कमी होगी, तो ध्यान रखिए क्या कमी है। कुछ कमियां स्वाभाविक रूप से हर कोई संस्था, हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को हम देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग और निर्वाचन व्यवस्था की कुछ अन्य कमियां प्रायः ये बताई गई है कि जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रकृति, चुनाव नियमों का उल्लंघन, चुनाव में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, चुनाव आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारियों का ना होना, कई बार डाक द्वारा आने वाले मतों को समुचित व्यवस्था ना होना, मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेना इत्यादि। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समस्याएं हमको देखने को मिलती है। कई बार जैसे इस बार निर्वाचन आयोग पर ये प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि भैया जब हम हर घंटे जो है दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपको पता होगा कि हम 24 घंटे का मतलब जो भी हमारे निर्वाचन जो भी मतदान हुए हैं वो सब हमारे कलेक्ट हो जाते हैं और हमको जो है रात तक जो है 12 बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन वहाँ के निर्वाचन आयोग ने क्या काम किया था, पूरी जानकारी 48 घंटे के बाद 48 घंटे के अंदर भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए, जबकि डेटा होते हैं हमारे पास तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों ने पिछले टाइम जो है हमारी जो ईवीएम मशीन है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए थे। तो ये समस्याएं आती है। कई बार हमारे प्रशिक्षित निर्वाचन या पीठासीन अधिकारी नहीं हो पाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि चूंकि हमारे यहाँ अभी ऐसा वो नहीं है कि हर क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा हो, संचार सुविधा हो, तो लोकेशन ट्रैक करने में कई बार विलंब हो जाता है। तो ये कई समस्याएं निर्मित होती है। चलिए अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है। तो आपको पता होगा कि भारत के निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में कई चुनाव हुए हैं और जिनका नेतृत्व चुनाव आयोग द्वारा किया गया। और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होना जरूरी होता है और वो भी चुनाव हो कैसा हो, निष्पक्ष तरीके से हो। और निष्पक्ष तरीके से कब होगा, जब एक स्वतंत्र व निष्पक्ष स्वायत्त संस्था होगी। यही कारण है
कि भारत निर्वाचन आयोग का अस्तित्व हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। ये राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। इसलिए हमारे देश में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे मैं परिसीमन आयोग पर भी चर्चा कर लेता हूं। क्या होता है परिसीमन आयोग, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, परिसीमन आयोग जो है ये अभी तक कितने गठित हो गए हैं? 4। 2002 में जो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था वो 4th परिसीमन। परिसीमन से तात्पर्य है किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, यही क्या है? परिसीमन की जिम्मेदारी है। इसके उद्देश्य क्या है? यहाँ पे यूपीएससी में आया था कि परिसीमन के जो दिए गए निर्देश सुझाव क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, ध्यान रखिएगा। परिसीमन का उद्देश्य, परिसीमन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, ये परिसीमन आयोग का उद्देश्य है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन आयोग की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन आयोग के कार्य क्या है? संसदीय निर्वाचन, देखिए क्या कार्य है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, विधानसभा क्षेत्रों को परिसीमन करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये सब जो है परिसीमन आयोग की कार्य है। अगला है परिसीमन आयोग की शक्तियां। परिसीमन आयोग स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। आयोग के आदेश को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के 84वें ये संशोधन ध्यान रखिएगा, 84वें संशोधन के अनुसार 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। तो इस तरीके से परिसीमन आयोग जो है इसके कार्य है, इसके दायित्व है। तो प्रिय साथियों, आपको ये हमारी यूनिट 10 का पार्ट ए था, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने लगभग सभी प्रश्न को कवर किया है। अगले लेक्चर में हम अगली यूनिट देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। प्रिय साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।